तो बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारी 11वीं कक्षा का 14वां अध्याय, जिसका हम लास्ट पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं, यानी कि 9th भाग एम्फीबॉलिक पथ, और इसी के साथ में श्वसन गुणांक करके हम हमारा ये पार्ट खत्म करने वाले हैं। यू आर सो एक्साइटेड और नॉट? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। उसके बाद हमारे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर बचेंगे। बस हमारा ये हार्ड और टफ टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हमारे पास नंबर गेन करने के चांसेस हो चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एम्फीबॉलिक पाथ क्या होता है? देखो, एम्फीबॉलिक पाथ समझने के लिए पहले एक स्लाइड ले लेते हैं, उसके बाद में हमारी बुक वाली चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले तो समझो हमारे पास होती है मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे मतलब जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है, जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है, जो कि क्या करती है, देखो हम मेटाबॉलिक यानी कि मेटाबॉलिज्म, जो हमारी बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको क्या करे, एक मैनर वे में चलाए। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे बेसिकली दो तरीके से होते हैं। एक होता है एनाबॉलिक, है ना, और एक होता है कैटाबॉलिक। हिंदी में बता रही हूं, एक मिनट रुको। कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, और इसको हम बोलते हैं उपचयी, और इसको हम बोलते हैं अपचयी, है ना। और उपचयी में क्या होता है? एनाबॉलिक। एनाबॉलिक का मीन्स होता है जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना ले। जब छोटे छोटे नॉनो से मॉलिक्यूल मिलकर के एक बिग मॉलिक्यूल बना ले, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं उपचयी अभिक्रिया या फिर एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है? जब एक बड़ा सा मॉलिक्यूल छोटे छोटे नॉने में टूट जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन या फिर अपचयी रिएक्शन। अब देखो, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है हमारा न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, है ना। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बनाते हैं? हमारा डीएनए या फिर आरएनए बनाता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। अब यहाँ पर आपको पता है ये क्या हो जाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन किससे बना हुआ होता है? अमीनो एसिड से। ये लो, अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। तो जब एक बड़ा सा प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो ये रिएक्शन कहलाती है कैटाबॉलिक। ठीक है, और एनाबॉलिक उपचयी रिएक्शन क्या कहलाती है? जब एक छोटे छोटे नॉने बहुत सारे अणु मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना ले। क्लियर दैट? आई बात समझ में? दोनों की चीजें समझ में आ गई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं, रुको। और ऐसी चीज, ऐसा चक्र या ऐसा प्रक्रिया जिसमें ये दोनों ही प्रेजेंट हो, एनाबॉलिक भी प्रेजेंट हो, कैटाबॉलिक भी प्रेजेंट हो, वो रिएक्शन क्या कहलाती है? वो कहलाती है एम्फीबॉलिक। एम्फीबॉलिक। एम्फी का मतलब जानते हो? एम्फीबियन। एम्फीबियन कौन होते थे? उभयचर। उभयचर होते थे ना, जो कि जल पे भी रहते थे और थल पे भी रहते थे। वैसे ही जो हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन चलता है, श्वसन की जो क्रिया है, वो कैसी है? एम्फीबॉलिक है। क्यों? क्योंकि उसमें अपचयन भी होता है और उपचयन भी होता है। तो एम्फीबॉलिक अभिक्रिया जिसमें दो क्रियाओं का समावेश हो, दो
क्रियाओं, सही लिखा है ना, क्रियाओं का समावेश हो, ठीक है, वो क्या कहलाती है, एम्फीबॉलिक रिएक्शन कहलाती है। इसीलिए हम श्वसन को एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अपचयन भी होता है, उपचयन भी होता है। कैसे होता है वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। इससे पहले तुम स्क्रीनशॉट ले लो। डन डन, स्क्रीनशॉट डन। अब देखो, हमें सीखना है कि जो रिएक्शंस है वो एक्चुअल में काम कैसे करती हैं। आ जाओ, ठीक है। अब अपन लेंगे कलर सुंदर सा। आपको पता है, श्वसन लिख देती हूँ पहले, ठीक है। श्वसन, श्वसन में आपको पता है ग्लूकोज से जब दो अणु पाइरुवेट बनता है और बीच में एक बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, याद आ रही है वो चीज, 3PGAL, 3-फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। ये वाली रिएक्शन अपन ने देखी थी, ग्लाइकोलिसिस में हम देख चुके हैं ये रिएक्शन। उसके बाद ये पाइरुवेट किससे मिलता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से मिलता है, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम से मिलता है। फिर यहां पर हमारा चलता है क्रेब्स चक्र, और क्रेब्स चक्र के साथ ही हमारे साथ यहाँ पर क्या चलता है, इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये चीज हमने देखा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कलर चेंज कर लो एक बार, यहाँ पर अपने पास रिएक्शन आ गई। अब क्या होता है कि जैसे कि बच्चों तुम खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद तुम्हें एनर्जी मिल जाती है, लेकिन जब तुम व्रत करते हो, मैंने तुम्हें बताया था ना, जब अपना लास्ट वाला पार्ट तुमने देखा होगा, बैलेंस शीट अपन ने देखी थी, है ना, संतुलन चार्ट देखा था श्वसन में, तो मैंने तुम्हें कुछ कुछ बातें वहां पर भी बताई थी। यहाँ पर वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वापस बता रही हूँ कि जब आप फास्टिंग करते हो, जब आप व्रत करते हो ना, भगवान जी के व्रत करते हो किसी भी चीज के लिए, हे भगवान जी प्लीज मुझे पास करा देना, मैं आपके 2 व्रत कर लूंगा, हे भगवान जी प्लीज प्लीज मैं आपके 5 व्रत करूंगी, मुझे प्लीज मुझे पास करवा दो, हे भोलेनाथ जी प्लीज मेरे अच्छे नंबर आ जाए। ऐसे अपन बोलते हैं कि नहीं बोलते, अपन व्रत करते हैं, भगवान जी की पूजा करते हैं। तो वैसे ही जब अपन व्रत करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो क्या होता है, थोड़े समय बाद हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है ना, एनर्जी खत्म हो जाती है। तो उस दौरान हमें लगता है कि हमारी बॉडी में, है ना, हमारी बॉडी में कुछ जो है ग्लाइकोजन होता है। आपको पता है ग्लाइकोजन के रूप में हमारी जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ह्यूमंस में कैसे संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे लीवर के अंदर। वापस बता रही हूँ, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन के रूप में हमारी बॉडी में संचित होता है, वो भी लीवर में। तो जब हम व्रत करते हैं तो लीवर से हमें एनर्जी मिल जाती है। कहाँ से मिल जाती है, लीवर से मिल जाती है। कुछ चीज़ें हमें फ्रक्टोज की भी ज़रूरत होती है। फिर हमें बोलते हैं कि आपको पता है कि हमारी जितनी भी मेम्ब्रेन है वो भी तो एनर्जी का काम करती है। वो किससे बनती है, लिपिड से। किससे बनती है, लिपिड से, ठीक है। और तुम्हें पता है लिपिड 2 मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, एक तो वसा से और एक ग्लिसरॉल से। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना भाई। लिपिड बाइलेयर किससे बनती है, हमारी वसा से बनती है और ग्लिसरॉल से बनती है। तो एम्फीबॉलिक पाथवे में तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ जुड़ रही है और कौन सी चीज कहाँ बन सकती है। तो देखो, ग्लिसरॉल और ग्लिसरल एल्डिहाइड, जब तुम अल्कोहल को तोड़ते हो तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। केमिस्ट्री में थोड़ा तो आता ही होगा तुम्हें, अल्कोहल टूट करके एल्डिहाइड बन जाता है। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल कहाँ जुड़ेगा तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारा ग्लिसरॉल जो है वो जुड़ेगा करके, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे अणु बड़े अणु बना रहे हैं,
वापस सुनो, छोटे छोटे अणु बड़े अणु बना रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयी क्रिया हो रही है। क्या हो रही है, अपचयी क्रिया हो रही है, पहली बात। अब देखो वसा है, फैटी एसिड है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फैटी एसिड। याद करने के लिए तो मैं लिख रही हूँ, नहीं तो नहीं लिखती, ठीक है। फैटी एसिड, फैटी एसिड तुम्हें देखो ए फॉर एसिड देखें तो यहाँ पर भी ए है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जब ये साइकिल चल रहे होते हैं तो फैटी एसिड आकर के कहाँ जुड़ सकते हैं, वो जुड़ सकते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है। एसिटिल को एंजाइम के साथ में यहाँ पर अपने फैटी एसिड जुड़ सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, हमारी अपचयी क्रिया हो गई, अपचयी क्रिया हो गई। फिर आप बोल रहे हो कि नहीं हमारी बॉडी में तो जो फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, वो भी हमें हेल्प कर सकते हैं। तो तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें बताया था सुक्रोज से क्या बनता है, सुक्रोज से ग्लूकोज भी बनता है और फ्रक्टोज भी। तो रिएक्शन यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है जब फ्रक्टोज बनता है, ठीक है। रिएक्शन यहाँ से भी स्टार्ट होती है जब, और इसके अलावा हमारी बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन, प्रोटीन भी तो हमें एनर्जी देते हैं ना, प्रोटीन हमें एनर्जी देते हैं। पता है ये बात कि भैया जो प्रोटीन है वो किससे बना हुआ है, अमीनो एसिड से, अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ है। और अमीनो अम्ल का जो आप फॉर्मूला देखोगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखोगे, तो तुम्हें पता है ए 4 बैलेंसी होती है इसकी, इधर साइड ग्रुप, इधर अमीन ग्रुप, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इधर आपका हाइड्रोजन ग्रुप, ये होता है। तो डीएमिनेशन एक अभिक्रिया होती है, क्या होती है, डीएमिनेशन, क्या होती है, डीएमिनेशन, यानी कि आपका प्रोटीन टूट रहा है, प्रोटीन टूट रहा है, यहाँ पर प्रोटीन टूट रहा है, तो यानी कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयी, यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन। आ जाओ, ठीक है, प्रोटीन यहाँ टूट रहा है, डीएमिनाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको डीएमिनेशन बोलते हैं, डी विमनीकरण भी बोलते हैं, विअमीनीकरण, हिंदी में लिख देती हूँ, विअमीनीकरण, ये होता है हमारे यकृत में, लीवर के अंदर होता है, ठीक है। डीएमिनेशन क्या होता है, हमारे लीवर में होता है। तो ये यहाँ से टूट जाएगा और जो पाइरुवेट है, ठीक है, यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो गई, अपचयी अभिक्रिया हो गई, क्या हो गई, अपचयी अभिक्रिया। तो हमने देखा कि हमारी बॉडी में जब एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी हमारे पास नहीं होती है, तो कहीं ग्लिसरॉल से हमें एनर्जी मिल जाती है, हमें फैटी एसिड से एनर्जी मिल जाती है, हमें प्रोटीन से एनर्जी मिल जाती है, ताकि हम कार्य कर सकें। हमारी बॉडी में लॉस ऑफ एनर्जी के दौरान या व्रत के दौरान, या हम बहुत तेज भाग रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी हमें यहाँ से मिल सकती है। तो यानी कि क्या हो रहा है, श्वसन की क्रिया के दौरान अपचयन की अभिक्रियाएं हो रही है। देखो अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है यहाँ पर, क्लियर दैट। अब देखो अपचयन के साथ साथ हमारे श्वसन की क्रिया के दौरान उपचयन भी हो सकता है, यानी एनाबॉलिक रिएक्शन भी हो सकती है। कैसे, कलर चेंज कर लूं, ठीक है। अपचयन तुमने देख लिया। अब देखो अपचयन हो रहा है, तो जैसे कि मैंने बोला, अब ये पाइरुवेट है ना, पाइरुवेट बन रहा है, तो हम कह रहे हैं कि प्रोटीन टूट करके आ रहा है जब हमें एनर्जी की जरूरत है, जब हमें एनर्जी की जरूरत है तो प्रोटीन टूट करके आ रहा है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब हमारी बॉडी में बहुत अच्छा ग्लूकोज लेवल हो, हम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हो, तो यहाँ से अमीनो एसिड उतर करके प्रोटीन भी तो बना सकते हैं, यहाँ से अमीनो एसिड निकल के प्रोटीन भी तो बना सकते हैं, हाँ है ना। तो यानी कि क्या हो गया यहाँ पर, उपचयन, यानी एनाबॉलिक रिएक्शन। अमीनो एसिड से क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। भाई एसिटिल कोएंजाइम में फैटी एसिड जा रहा है, फैटी एसिड कहाँ जा रहा है अपना, यहाँ पर एसिटिल कोएंजाइम में जा रहा है एनर्जी के टाइम पे, यानी टूट करके हमारे पास मॉलिक्यूल बना रहा है। लेकिन यहाँ से भी ये निकल करके फैटी एसिड या फिर लिपिड बना सकते हैं ना, बना सकते हैं ना। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया हमारा, उपचयन, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं कि भैया क्रेब्स साइकिल से भी तो हमारे पास प्रोटीन आ सकते हैं,
वो लिपिड भी बना सकते हैं, लाइपोप्रोटीन भी बना सकते हैं या प्रोटीन भी बना सकते हैं। तो यानी कि उपचयन अभिक्रिया चल ही रही है। तो इस तरीके से जब तुम ओवरऑल इस डायग्राम को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि श्वसन के दौरान हमारी एनाबॉलिक रिएक्शन भी हो रही है और कैटाबॉलिक रिएक्शन भी हो रही है, यानी उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है आवश्यकता के आधार पर। तो दोनों चीजें चल रही है। यही रीजन है कि पादप श्वसन या फिर श्वसन की अभिक्रिया एम्फोबॉलिक होती है, यानी कि उभयचर होती है, उभयचर नहीं उभय वाली होती है, जिसमें आपके एनाबॉलिक रिएक्शन भी होती है और कैटाबॉलिक रिएक्शन भी होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, क्लियर दैट। अब अपनी बुक की रीडिंग करते हैं कि अपनी बुक क्या कहना चाहती है। आ जाओ। श्वास के लिए ग्लूकोज अनुकूल क्रियाधार है, ठीक है, ये तो हमें बताइए, हमने इससे पहले भी बात कर ली। श्वसन में सभी कार्बोहाइड्रेट उपयोग में लाने के पहले ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं। जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, हेक्सोज में मैनोज भी हो सकता है, फ्रक्टोज भी होता है, ग्लूकोज भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। दूसरे क्रियाधार में श्वास के प्रयोग में किए जा सकते हैं। फिर वो ग्लूकोज किस में बदलता है, ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट में, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर फ्रक्टोज बदलता है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में, याद है हमारा ग्लाइकोलिसिस। किंतु तव्य सांस से पहले चरण में श्वसन मध्यावस्था के दौरान कौन सी होती है, 3-PGL, यानी कि जब भाप वाली रिएक्शन आती है। एक मिनट रुको, यहाँ पर एक ऐसे इस तरह से रिएक्शन होती है और यहाँ पर DHA भी बनता है और ये DHA भी तो इसी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये वाली जो रिएक्शन है बच्चों, ये वाली जो रिएक्शन है ये कौन सी है, श्वसन के दौरान, ग्लाइकोलिसिस के दौरान ये मध्यवर्ती रिएक्शन है। कैसी है ये, मध्यवर्ती रिएक्शन है। क्लियर दैट। जल और इसके दौरान विभिन्न कार्बनिक अणुओं का वे जल में विखंडन को दर्शाने वाले उपापचय पाठ्यक्रम के आपसी संबंध का प्रदर्शन उपयोग में नहीं आते हैं। तब उपापचय क्रिया नहीं होती, क्यों? देखो, जब ग्लाइकोलिसिस हमारे श्वसन की क्रिया में एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है तो हमारी कौन सी अभिक्रिया चलती है, अपचय। और हमारा प्रॉपर ग्लाइकोलिसिस चल रहा होता है तो हमारी कौन सी अभिक्रिया होती है, उपचयन वाली अभिक्रिया। यही बात अपनी बुक बोल रही है, यही बात अपनी बुक ने बोला है। अब आ जाओ आगे। विभिन्न क्रियाधार श्वसन पथ में कहाँ उपयोग में आते हैं, मैंने तुम्हें बताया अभी। फैटी एसिड कहाँ आएगा, देखो, वसा कहाँ आएगा, एसिटिल कोएंजाइम पे। ग्लिसरॉल कहाँ आएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड के टाइम पे। और हमारा अमीनो एसिड जो प्रोटीन आते हैं वो कहाँ आते हैं, पाइरुवेट के टाइम पे। क्लियर दैट। वसा सबसे पहले ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में विघटित होती है, यानी कि जो लिपिड है वो दो चीजों में विघटित होती है, ग्लिसरॉल वसीय अम्ल में। अपन ने देखी है वसा कहाँ पर चेंज हो रही है, वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में। ठीक है। यदि वसीय अम्ल सांस के उपयोग में आता है तो वो पहले एसिटिल सह एंजाइम से बनकर पथ में प्रवेश करता है। तो वो कहाँ जाता है, देखो, वसीय अम्ल सांस के उपयोग में आता है तो वो एसिटिल सह एंजाइम बनकर पथ में जाता है, यानी कि जो वसा अम्ल है ये कहाँ जा रहा है, एसिटिल कोएंजाइम ए में। और मैंने तुम्हें क्या बताया है, वसा कहाँ जाता है, एसिटिल कोएंजाइम ए में। क्लियर दैट, याद रहेगा। ग्लिसरॉल पहले PGL में परिवर्तित होकर के श्वसन पथ में प्रवेश करता है। ग्लिसरॉल कहाँ पर है, PGL अपना ये रहा, ठीक है, ये रहा अपना ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अपन ने भी यही डाला है, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड में डाला है 3-PGL के अंदर। क्लियर दैट, ये चीज हमने देखी है। प्रोटीन प्रोटीज एंजाइम द्वारा विघटित होकर के अमीनो अम्ल बनाता है। आ जाओ, अरे एक मिनट, प्रोटीन अमीनो अम्ल में विघटित होकर के और इस रिएक्शन के अंदर जाता है, यही वाली बात बोलिए। तो प्रत्येक अमीनो अम्ल विअमीनीकरण के बाद में अपनी संरचना के आधार पर क्रेब्स चक्र के अंदर विभिन्न चरणों में प्रवेश कर जाता है। पाइरुवेट के बाद जब एसिटिल कोएंजाइम आएगा तो वो क्रेब्स साइकिल में ही जाएगा, ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। क्योंकि सांस के दौरान क्रियाधारक टूटते हैं और अंत में सांस प्रक्रिया पारंपरगत अपचयी प्रक्रिया है और श्वसनीय पथ श्वसनीय अपचयी पथ है,
यानी कि हमारा क्या हो रहा है, धीरे से कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है। हम कैटाबॉलिक रिएक्शन कर रहे हैं, अभी तक एनाबॉलिक नहीं देखी, तो हम अभी श्वसन को क्या कह रहे हैं, अपचयी पथ कह रहे हैं। यही वाली बात बोलिए, विभिन्न क्रियाधार ऊर्जा हेतु श्वसन पथ में कब प्रवेश करते हैं, अब ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि यौगिक उपरोक्त क्रियाधार बनाने के लिए श्वसनीय पथ से अलग होंगे। अब क्या होंगे, श्वसनीय पथ से अलग होंगे। अतः पथ में प्रवेश करने से पहले वसा अम्ल जब क्रियाधार के रूप में उपयोग में आते हैं तो वो श्वसनीय पथ में उपयोग आने से पूर्व एसिटिल कोएंजाइम में ही विखंडित हो जाएंगे। यानी कि अब क्या चल रहा है, एनाबॉलिक रिएक्शन, यानी कि अब क्या चल रहा है, उपचयन। जब बन गया है तो वो वहां एसिटिल कोएंजाइम से निकल जाएगा और वसा बना लेगा। जब जीवधारियों को वसा अम्ल का संश्लेषण करना होगा तो वो कहां से जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम से अलग हो जाएगा। यही हमने बोला है, जब एसिटिल कोएंजाइम से पूरी ऊर्जा बन जाएगी तो वो यहां से अलग हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, उपचयन अभिक्रिया हो रही है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि यौगिक उपरोक्त क्रियाधार बनाने के लिए कौन से श्वसन पथ में जाता है। इसलिए वसा अम्ल के संश्लेषण व विखंडन के दौरान श्वसनीय पथ का उपयोग होता है और इसी प्रकार प्रोटीन का संश्लेषण व विखंडन भी होता रहता है। और यही रीजन है कि इस प्रकार विघटन की प्रक्रिया कम करता है, सजीवों में अपचय कहलाती है और संश्लेषण उपचय कहलाती है, क्योंकि श्वसनीय पथ में अपचय उपचय दोनों ही होते हैं। इस रीजन से इनको एम्फीबॉलिक पथ कहना ज्यादा सही होगा। तो बच्चों इस तरीके से तुमने क्या देखा, और उपचय पथ उचित होगा न कि उपचय पथ, क्योंकि यह अपचय और उपचय दोनों में भाग लेती है। तो तुम ये नहीं कहोगे कि जो हमारी रेस्पिरेशन है या हमारी श्वसन क्रिया है वो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, तुम्हें ये कहना भी नहीं होगा कि वो एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। तुम क्या कहोगे, श्वसन एक एम्फीबॉलिक रिएक्शन है, एम्फीबॉलिक पाथ है जिसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा की आवश्यकता के आधार पर अपचयी और उपचयी अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ चल सकती हैं। क्लियर दैट। तो इस तरीके से एम्फीबॉलिक पाथ अपना खत्म। अब आएगा अपना श्वास गुणांक। बहुत इजी है, आपका इसमें से क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, तुम्हें सिर्फ सूत्र याद रखना है, बहुत इजी है सूत्र। ठीक है, आ जाओ। ऑक्सीश्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ठीक है, बताइए, ऑक्सीश्वसन है तो ऑक्सीजन का उपयोग तो होगा ही होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हमें पता है। हम क्या कर रहे हैं, O2 ले रहे हैं, CO2 बाहर निकाल रहे हैं, O2 ग्रहण कर रहे हैं और CO2 बाहर निकाल रहे हैं। सांस के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन का अनुपात ही सांस गुणांक कहलाता है। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड तुमने रिलीज करी है और कितनी ऑक्सीजन तुमने इनहेल करी है, यही दोनों का अनुपात हमारा क्या कहलाएगा, श्वास गुणांक कहलाएगा, जिसको हम RQ से इसको हम बोलते हैं। RQ का मतलब होता है, देखो इसको हिंदी में भी लिख दूंगी, 2 मिनट में रुको। रेस्पिरेशन क्वेशेंट, QU क्वेशेंट। ठीक है, कहाँ गलत कर दिया, क्वेशेंट, हाँ ठीक है, इसको हम बोलते हैं RQ। इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ, रेस्पिरेशन क्वेशेंट, ठीक है, क्वेशेंट बोलते हैं इसको। मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, मेरे को लग रहा है। अरे कुछ ऐसी होगी, एक बार आप नेट पे सर्च कर लेना, मुझे अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है इसके स्पेलिंग में, लेकिन बोलते इसको यही है, रेस्पिरेशन क्वेशेंट। ठीक है, श्वसनीय अनुपात कहते हैं। अब श्वसनीय अनुपात श्वास गुणांक क्या है, देखो मुक्त हुई CO2 का आयतन, कितनी CO2 बाहर निकली। देखो तुम्हें याद रखना होगा हमेशा, क्या याद रखना होगा कि तुम जो बोल रहे हो कि हमें सबसे पहले ऊपर क्या रखना होगा, जितनी हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है
और जितनी हमें इनहेल O2 ली है उसका अनुपात हमें नीचे लिखना पड़ा। मुक्त हुई CO2 ऊपर और उपयोग में लाई गई O2 नीचे, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में देख लो, RQ इक्वल्स टू CO2 अपॉन O2। ये याद रख लोगे तो तुम्हें हमेशा याद रहेगी कितनी CO2 तुमने निकाली है और कितनी O2 तुमने यूज करी है। इसी से तुम रेस्पिरेशन क्वेश्चन निकाल सकते हो, श्वास गुणांक निकाल सकते हो। श्वास गुणांक सांस के दौरान उपयोग में आने वाली श्वसनीय क्रियाधार पर निर्भर करता है। सबस्ट्रेट क्या है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में कि तुम्हारा श्वास गुणांक किस पे निर्भर करता है, श्वसनीय क्रियाधार पे, कि श्वसन में तुम क्या ले रहे हो और क्या दे रहे हो। जब कार्बोहाइड्रेट क्रियाधार के रूप में आकर, सुन लो, जब कार्बोहाइड्रेट क्रियाधार के रूप में आकर पूर्ण ऑक्सीकृत हो जाता है तो श्वास गुणांक 1 होगा। इंपॉर्टेंट बात है, नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन आएगा सीधा इसमें न्यूमेरिकल। जब कार्बोहाइड्रेट क्रिया, जब कार्बोहाइड्रेट CO2 को तुम, यदि CO2 को तुम क्रियाधार के रूप में ले रहे हो तो श्वास गुणांक क्या आएगा, 1। श्वास गुणांक क्या आएगा, 1। और चूंकि समान मात्रा में CO2 और O2 क्रमशः मुक्त होगी एवं उपयोग में लाई जाती है तो समीकरण के द्वारा स्पष्ट है। यहाँ देखो कैसे आया, ये 1 कैसे आया, ठीक है। C6H12O6 है, ठीक है, 6 CO2 है, तो क्या निकला आप देखो। यहां पर अपन देखेंगे कार्बन कितने अच्छे है, कार्बन कितने अच्छे है। तुम्हें थोड़ी थोड़ी बैलेंस करना बता रही हूँ रिएक्शन को, केमिस्ट्री मुझे इतनी अच्छी से नहीं आती बट फिर भी 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। O2 कितना है, 6 दूनी 12, 6 यहाँ पर है और 2 और 6 यहाँ पर, देखो कितना हो गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है। अपन को ये वाली ऑक्सीजन लेनी है, यहाँ पे आ गई। फिर 6H2O, 6H, H कितना है, 12 है, 6 दूनी 12, तो 12 हो गया और O बचा है अपना, और ऊर्जा एनर्जी जो निकला, क्लियर दैट। तो श्वास गुणांक कितनी एनर्जी आई, 6 CO2 जितना उत्पाद बना, और कितना उत्पाद हमने उपयोग में लिया, 6 O2, तो हमारा क्या होगा देखो, 6 CO2 6 O2, ठीक है। 6 से 6 गया तो क्या बचा हमारे पास, 1। आ गया आपको समझ में, समीकरण समझ में आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट, क्लियर दैट। जब वसा सांस में प्रयुक्त होती है तो सांस गुणांक 1.00 से कम होता है। और अब देखो हम बोल रहे हैं श्वसन में जब वसा का यूटिलाइज कर रहे हैं हम, तो श्वास गुणांक क्या होगा। क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे, ये तुम्हारे नॉर्मल एग्जामिनेशन में भी और नीट में भी, वसा को तुम यदि यूज ले रहे हो तो श्वास गुणांक क्या होगा, 1.0 से कम होगा, ठीक है। श्वास गुणांक क्या होगा, से कम होगा कब, जब वसा को तुम क्रियाधार के रूप में लोगे। वसा अम्ल ट्राइपामिटिन के रूप में उपयोग में आता है तब इसकी गणना निम्नलिखित होती है। अब देखो कैसे निकाला इन्होंने, ठीक है। सेम सूत्र है, यहाँ पर देखो 145 O2 है, लिख दो यहाँ पर 145 O2 है, ठीक है। और CO2 कितनी है, 102 CO2 है। जब तुम इसका भाग इसमें लगाओगे तो तुम्हारे पास आएगा ये 0.7, ठीक है। और ये 0.7 क्या हुआ, 1 से कम हुआ, 1 से कम हुआ ना, हाँ है ना, 1 से कम आ गया। तो प्रोटीन श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त होता है। अब प्रोटीन को आप क्रियाधार के रूप में ले रहे हो तो क्या आएगा आपका 0.9 के, लेकिन 1 कब आएगा, जब तुम्हारा CO2 क्रियाधार होगा। वापस सुन लो, क्लोज योर आइज, ठीक है। अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ ध्यान लगा के सुनो, देखो मत सुनो। मैं कह रही हूं कि श्वास गुणांक क्या होता है। श्वास गुणांक ये होता है कि कितना उत्पाद तुमने निकाला उसका उसमें भाग देंगे अपन कितना यूज लिया, यानी कि CO2 ऊपर आएगी हमेशा और O2 नीचे आएगी, ये ध्यान रखिएगा।
फिर मैंने बोला यदि CO2 क्रियाधार है तो श्वास गुणांक 1 आएगा। यदि CO2 क्रियाधार है, सबस्ट्रेट है, तो श्वास गुणांक 1 आएगा। यदि क्रियाधार वसा है तो श्वास गुणांक 1 से कम आएगा। यदि हमारा क्रियाधार, ठीक है, यदि हमारा क्रियाधार प्रोटीन है तो श्वास गुणांक 0.9 आएगा। क्लियर दैट? आप देखो इधर आ जाओ, एक खाली स्लाइड ले लेते हैं, तुम्हारी सारी चीजें क्लियर। ये स्लाइड भी याद कर लोगे तो तुम्हारी चीजें क्लियर, ये याद रखो तुम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ये याद रखो। फिर तुम बोल रहे हो क्रियाधार पर निर्भर करता है ये, तो क्रियाधार यदि तुम्हारा CO2 है तो श्वास गुणांक होगा 1। यदि क्रियाधार तुम्हारा वसा है, फैट है, तो क्रियाधार होगा 0.7। यदि तुम्हारा क्रियाधार प्रोटीन है तो श्वास गुणांक होगा 0.9। क्लियर दैट? स्क्रीनशॉट ले लो। इतनी देर में अपन ने ये चीजें पढ़ी है बस, ठीक है, इतनी देर में अपन ने ये चीजें पढ़ी है। क्लियर दैट? अब आ जाओ आगे। फिर यहां यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि सजीवों में श्वसनीय क्रियाधार अक्सर 1 से अधिक होते हैं, किंतु शुद्ध प्रोटीन व वसा श्वसनीय क्रियाधारों के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। यानी कि जो ग्लूकोज ही होता है ना, ग्लूकोज ही होगा, मतलब O2 और CO2 और O2 ही होगा, वसा और प्रोटीन जो है बेसिकली नहीं होते हैं शुद्ध रूप से। ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं, बट हम ये नहीं बोल सकते कि वसा से हमारा श्वसन स्टार्ट हो गया, या फिर प्रोटीन से हो सकता है लेकिन होता नहीं है, ग्लूकोज से ही हमारा बेसिकली होता है। क्लियर दैट? आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। बस हमारे क्वेश्चन आंसर बचे हैं जो हम जल्दी ही करने वाले हैं। जब तक आप बच्चों फटाफट से पढ़ लो, फटाफट से रिवाइज कर लो, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके और नीट की तैयारी भी तुम्हारी साथ साथ चलती रहे। जब तक, धन्यवाद।